जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर हमारा जो 5 है वो चल उसका लास्ट टॉपिक था जी हमारा आज का ना। नोबल गैसेस के हवाले से ना। और नोबल गैसेस के कंपाउंड्स वगैरह के हवाले से ये नोबल गैसेस इंट्रोडक्शन ना। ये हमारा टॉपिक है जी नेक्स्ट। इसमें फर्स्ट तो आपका ये इंट्रोडक्शन में एमसीक्यूज भी कह लें या शॉर्ट क्वेश्चन कह लें कि नोबल गैसेस जो है वो कौन कौन सी हैं। उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। इनके सिंबल, इनके नाम जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकते हैं। उसके बाद है जी चौथी लाइन में एक एमसीक्यू है कि दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस आर समटाइम नोन एज रेयर गैसेस। इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं, ये रेयर गैसेस भी कहलाती हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये पहले चैप्टर में हम शॉर्ट क्वेश्चन कर आए हैं ना कि नोबल गैसेस इनको क्यों कहते हैं, तो वहीं पे ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इधर नहीं आता। फिर नोबल गैसेस अक्कर एज माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर अबाउट 1%। ये आपका एमसीक्यू है कि 1% तक ये एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। और ये टेबल हमने नहीं करना जी। उसके बाद इसके नीचे आपके पास एमसीक्यूज हैं कि या शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, छोटे छोटे ना, कि जैसे पहला पैराग्राफ है ना, सेकंड वाला, ये हीलियम के बारे में ना, हीलियम एलिमेंट्स के बारे में कि ये इज प्रेजेंट ऑन अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के आफ्टर हाइड्रोजन। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। और ये एमसीक्यू में भी याद रखना है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो है ही है ना, इसके हीलियम के बारे में लिखे तो ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। लेकिन एमसीक्यू में ये है कि ये प्रेजेंट ऑन अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के है, अर्थ के में पाया जाता है। फिर दूसरा, हाइड्रोजन के बाद ये सेकेंड अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में। ज़मीन से बाहर जो यूनिवर्स है ना, वहाँ पे हाइड्रोजन भी मौजूद है, हीलियम भी मौजूद है। जैसे सन के अंदर जो हाइड्रोजन बम चल रहे हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन के मिक्स होने से हीलियम बन रही है ना, तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों यूनिवर्स में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पे हीलियम आता है। और अल्फा पार्टिकल जो हैं आर डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम्स। जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो हीलियम के एटम ही होते हैं जिनके ऊपर +2 चार्ज होता है। फिर इसी तरह इट इज़ सिंपल एंड इकोनॉमिकल टू आइसोलेट द हीलियम गैस फ्राम सर्टन नेचुरल गैसेस बाय लिक्विफेक्शन मेथड। जो हवा वगैरह के अंदर हीलियम गैस मौजूद है ना, तो लिक्विफाई कर लेते हैं हम, लिक्विफेक्शन मेथड से हम उसको अलग कर लेते हैं। लिक्विफेक्शन ये होता है ना कि जैसे गैसेस को ठंडा करें तो सारे लिक्विफाई हो जाएंगे, लिक्विड में बदल जाएंगे। उसके बाद आप उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो वो हर एक गैस अलग अलग हो जाएगी अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। यानी पहले लिक्विफाई करते हैं, उसके बाद फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये ऑर्गन के बारे में, उसका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ऑर्गन को एक्सप्लेन करें। इंपॉर्टेंट बार ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है इतने ना, पास पेपर में नहीं आए हुए, लेकिन अलग अलग जो बन रहे हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। ऑर्गन का आ गया कि ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, और ये किसी भी ट्रू नॉट नोन टू फॉर्म फ्रॉम एनी ट्रू केमिकल कंपाउंड, किसी से नहीं बनती, और ये बाई प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ होती है। ये भी लिक्विफेक्शन ऑफ एयर से हासिल की जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है नियॉन के बारे में। ये इसका एमसीक्यू है कि 1/65,000th पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर वो नियॉन से बना हुआ है। और इट इज़ आल्सो आइसोलेटेड, ये भी लिक्विफेक्शन से हासिल की जाती है। इन डिस्चार्ज ट्यूब नियॉन गैस को यूज़ करते हैं तो वो रेडिश कलर का ग्लो प्रोड्यूस करती है, जैसे फर्स्ट ईयर में 5वें चैप्टर आपने पढ़ा था। और उसके बाद कहता ऑफ आर द नोबल गैसेस द डिस्चार्ज ऑफ नियॉन इन द मोस्ट इंटेंस एट ऑर्डिनरी वोल्टेज एंड करंट। यानी आम जो करंट और वोल्टेज है उसके ऊपर सिर्फ नियॉन ही है
जो आसानी से डिस्चार्ज होती है और ये कलर वगैरह देती है। लिक्विड नियॉन हैज़ ओवर 40 टाइम्स मोर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दैन लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम को कूलिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं ना, तो लिक्विड नियॉन उससे 40 टाइम्स ज़्यादा यानी ये पावर रखती है। तो ये आपका एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है क्रिप्टॉन के बारे में कि ये भी हमें हवा में प्रेजेंट होता है, ये भी कलरलेस ऑर्डरलेस है, ये कि एक्सपेंसिव गैस है और ये करेक्टराइज बाय ब्रिलियंट ग्रीन एंड ऑरेंज स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर आप इसका स्पेक्ट्रम लें ना, याद होगा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा था आपने 5वें चैप्टर में, तो उस तरह का अगर हम इसका स्पेक्ट्रम लें तो फिर हमें ब्रिलियंट ग्रीन और ऑरेंज कलर की जो लाइंस है ना वो नज़र आती हैं इसकी। इट्स कंपाउंड जैसे क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड भी काफ़ी मेथड से बनाया गया है। और जीनॉन, नेक्स्ट पैराग्राफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से कि जीनॉन क्या है, तो जीनॉन जो है वो भी हवा में पाया जाता है लेकिन 0.08 ppm, इतने पार्ट्स पर मिलियन तक पाया जाता है। ये भी लिक्विफेक्शन ऑफ एयर और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उसकी इससे हासिल करते हैं। उसके बाद जो जीनॉन जो है ये कमर्शली अवेलेबल होती है सिलेंडर्स के अंदर एट हाई प्रेशर। इट रिएक्ट्स विद फ्लोरीन बट नॉट विद वाटर और इट इज स्लाइटली soluble in water to the extent of about 110 milliliter per liter at 20 डिग्री सी, यानी 110 मिलीलीटर पर लीटर इसकी सॉल्युबिलिटी है एट 20 डिग्री सी इन वाटर। तो ये एमसीक्यू में ये वाला दो एमसीक्यू इसमें मेन आपके, एक वो 0.08 ppm वाला और एक ये 20 डिग्री सी पे इसकी सॉल्युबिलिटी वाला। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हो जाता है, ठीक हो गई। और उसके बाद आपका है रेडॉन। Radon is alpha decay product of radium. Radon is present to a very small extent in atmosphere. ये भी liquefaction of air से हासिल हो सकता है। Small quantities gas are usually needed can be collected from the radioactive decay of radium isotope, ठीक है। अब यहाँ तक ये आपके गैसेस का हो जाता है ना सारा, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, तकरीबन सारी नोबल गैसेस आपकी आ गई, ठीक, यही थी ना 5, 1 2 3 4 5 और 6 थी, ठीक है जी। तो ये पहला हीलियम, फिर दूसरी आर्गन, तीसरी नियॉन, चौथी क्रिप्टॉन, पांचवी जीनॉन, छठी रेडॉन, 6 आपके टोटल बन जाते हैं इसमें। अब इसमें जो एक और एमसीक्यू याद रखने वाला कि क्रिप्टॉन सिर्फ फ्लोरीन से रिएक्शन करवा रहा था और इधर से जीनॉन जो है वो भी फ्लोरीन से रिएक्शन करके फ्लोराइड कंपाउंड्स बनाता। तो इन जीनॉन और फ्लोरीन, इन क्रिप्टॉन और जीनॉन, इन दोनों, इन ये दो नोबल गैसेस के हमारे पास कंपाउंड्स मौजूद हैं, बाकियों के नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ नोबल गैसेस से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपके पास एमसीक्यू एक बनता है कि नोबल गैसेस है वैलेंस शेल विच आर क्लोज्ड ऑप्टेड एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का आपको पता है ना डुबलेट होता है, इसका 2 होते हैं वैलेंस शेल में, बाकियों के 8 होते हैं। तो ये एक एमसीक्यू आपका हो गया। फिर इसके बाद टू टू क्लोज्ड शेल देयर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर वेरी हाई। क्लोज शेल की वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिर उसके बाद दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम इज द लोएस्ट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है हीलियम का। ये एमसीक्यू में याद रखना। एक एमसीक्यू तो ये हो गया कि आपका पास जो शुरू में हीलियम वाला ना। दूसरा ये कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वेरी हाई होती है, क्यों होती है? अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो हम रीज़न दे सकते हैं कि कंप्लीट वैलेंस शेल है इस वजह से। इनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं क्योंकि साइजेस इनके छोटे हैं तो लंडन फोर्सेस कम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से हो सकता है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम जो है वो सबसे कम है, क्योंकि सबसे टॉप है साइज में, सबसे छोटा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी सबसे कम, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। नीचे जाए तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, लंडन फोर्सेस ज़्यादा और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आपके पास है लास्ट में जी the low values of melting and boiling points and low heats of vaporization show noble gases have weak intermolecular forces। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है, इनमें लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है। वही जो बात अभी ऊपर की कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम। As there are no ordinary electron pair interaction, these weak forces must be of van der Waal। ये van der Waal forces हो गई इसकी।
लास्ट में आपका एमसीक्यू है जी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द नोबल गैसेस इन वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कि जो सॉल्युबिलिटी वाटर में है वो इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के बढ़ने से। ये एमसीक्यू में भी याद रखना है। और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन बना ले कि क्यों, तो उसका रीजन आंसर भी उन्हें दिया है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द बिगर एटम्स आर मोर रेडली पोलराइज्ड बाय वाटर। जो बड़े एटम है वो पानी से आसानी से पोलराइज हो जाते हैं, इसलिए पानी में जल्दी हल भी हो जाते हैं। ठीक हो। उसके बाद है कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन आ जाता है। इसमें आपके पास फर्स्ट ये एमसीक्यू है कि द नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनॉन इन इट्स कंपाउंड्स रेंज फ्रॉम +2 टू +8। ये एमसीक्यू यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ये एंड पे जो बताएं, बाकी ये नोबल गैसेस के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। और ये जो लास्ट में दिया है कि ये एमसीक्यू आपका हो सकता है कि जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हैं +2 से +8, दूसरी लाइन के शुरू में लिखा हुआ। उसके बाद ये इन्होंने टेबल में ऑक्सीजन स्टेट्स भी दिए हैं, उनके कंपाउंड्स भी दिए हैं, उनके आगे स्टेट्स भी बताई है, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी बताए हैं। ये हमने नहीं करने, ना आए हैं पास पेपर में, ना इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूरत ही नहीं है इनको करने की। उसके बाद जीनान के कंपाउंड्स में पहले ने डिस्कस किया जी, जीनान के फ्लोराइड्स हैं। हाँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें कुछ बनते हैं, एमसीक्यू भी बनते हैं, लेकिन पास पेपर में ना आज तक वैसे इस पोर्शन में से सवाल जो है ना वो कोई नहीं आया हुआ आपका ना। तो सिवाय इसके कि एक एमसीक्यू आया था जिसमें उसने पूछा था कि जीनान के फ्लोराइड्स की तादाद कितनी है, या जीनान के जो ऑक्सी फ्लोराइड्स हैं उनकी तादाद कितनी है, या जीनान के ऑक्साइड्स की तादाद कितनी है। सिर्फ तादाद 1 2 3, बस ये एमसीक्यू आया। इसके अलावा इसमें से कोई एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया। बहरहाल आपने करना हो तो ठीक है, ना करें तो तब भी ठीक है, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट वैसे यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो बनाया है, पहला तो ये एमसीक्यू हो गया ना कि कितने नॉन फ्लोराइड्स हमारे पास है। जिनॉन के 3 है, डाई फ्लोराइड है, टेट्रा फ्लोराइड है और हेक्सा फ्लोराइड है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डाई फ्लोराइड कैसे प्रिपेयर होता है, तो ये हम कहते हैं कि डायरेक्ट जिनान और फ्लोरीन को इंटरेक्ट करवाते हैं तो वो बन जाता है, और उसको फ़ौरन ही हम निकाल लेते, क्योंकि नहीं निकालेंगे तो फिर वो F2 आगे फर्दर एक्शन करके F4 में बदल जाता है, या और एक्शन होगा तो F6 में चला जाएगा। तो F2 तक अगर उसको रखना है तो फिर हम जल्दी ही उसको बाहर निकाल लेते हैं, और रिएक्शन जो है ये 8 घंटों में मुकम्मल होता है। 8 आवर्स ये लिखा हुआ है जी, ठीक है। एमसीक्यू में भी हो सकता है। ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसको निकल वेसल्स के अंदर स्टोर करते हैं, और ये माइल्ड फ्लोरेटिंग एजेंट है, मतलब किसी को फ्लोरीन का रिएक्शन करवाना हो किसी जगह फ्लोराइड आयन का, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि जो बाकी जिनान बचेगा उसने तो रिएक्शन करना नहीं है, तो वो तो वैसे ही पड़ा रह जाएगा, नियान जिनान गैस जो आसानी से हट भी जाएगी। लेकिन जो फ्लोरीन होगी ये आपकी बड़ी आसानी से वो फ्लोराइड उसमें से निकल के रिएक्शन कर जाएगा, और बड़ा अच्छा यूनी फ्लोराइडिंग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है ये एमसीक्यू में हो सकता है। उसके बाद F4 है, तो F2 जो है उसी को फर्दर एक्शन करवा लेते हैं, या जिनान और फ्लोरीन को 1 और 5 की रेशियो में मिक्स कर लें तो XeF4 बन जाता है। ये नीचे देखें ना, ये XeF2 से मिल के F2 बना, फिर F2 का F4 बना, फिर F4 से F6 बना। एक तरीका तो ये है, दूसरा डायरेक्ट रिएक्शन भी है। डायरेक्ट कराएंगे, अगर F4 बनाना है तो जिनान और फ्लोरीन को 1 और 5 की रेशियो में मिक्स करेंगे निकल कंटेनर के अंदर 6 ATM प्रेशर के ऊपर, और चंद घंटों में ये रिएक्शन हो जाता है। निकल के वेसल में इसको स्टोर करते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज भी F2 की तरह ही है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। वो ज़रा माइल्ड था, वीक था, ये ज़रा स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। उसके बाद जो F6 है, अगर डायरेक्ट आपने बनाना है तो फिर 3 और 20 की रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा जिनान और फ्लोरीन को। ये एमसीक्यू के हवाले से भी हो सकता है। और स्टेनलेस स्टील वेसल इसके लिए यूज़ करते हैं, पहले दोनों के लिए निकलते हैं, इसके लिए स्टेनलेस स्टील वेसल है, ये भी एमसीक्यू हो सकता है। 300 डिग्री सी और 50 एटीएम प्रेशर हम देते हैं तो फिर जाके ये बनता है। और 95% कन्वर्जन जो है ना वो जिनान F6 में हो जाती है। और जिनान FC भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये भी कलरलेस है इन द सॉलिड स्टेट बट येलो इन द लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये एमसीक्यू में हो सकते हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शन में F2 का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ये तीनों करते हैं तो जिनान अलग हो जाता है, और HF हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाता है, और हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन इनका रिएक्शन 400 डिग्री सी पे होता है। दूसरा मरकरी के साथ ये रिएक्शन शो करते हैं तो जिंक जिनान के साथ मर्क्यूरिक फ्लोराइड बन जाता है। और इसी तरह ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करें तो HF बनाता है, नाइट्रोजन गैस है। इसी तरह ये हाइड्रोलिसिस की पानी में हो जाती है तो ऑक्सी फ्लोराइड बन जाते हैं और HF बन जाते हैं।
तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन अगर हो तो यही हो सकता है कि रिएक्शन के जिनॉन फ्लोराइड्स की रिएक्शन बता दें हाइड्रोजन के साथ, मरकरी के साथ, अमोनिया के साथ, वाटर के साथ। तो बस ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक होगी, आया वैसे आपको बता दें, नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जिनॉन ऑक्सी फ्लोराइड जो है उसमें हमारे पास पहला है ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। ये जिनॉन हेक्सा फ्लोराइड जो है ना उसका रिएक्शन करवाएं सिलिका के साथ तो ये बन जाता है। ये ऊपर भी रिएक्शन आपने देखा वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किए तब भी ये टेट्रा फ्लोराइड ही बना। फिर ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है। ये एमसीक्यू में निकल वेसल में इसको स्टोर किया जाता है। ये भी पानी के साथ रिएक्शन करे तो जिनान ट्राईऑक्साइड बना देता है और HF बना देता है। फिर ये जो जिनान डाइऑक्साइड है ये फिर आगे फर्दर आपके जिनान ऑक्सीडाइफ्लोराइड अगर ये हासिल करने हो हमने तो फिर जिनान और F2O डाइफ्लोरीन ऑक्साइड इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो जिनान ऑक्सीडाइफ्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर एमसीक्यू मैंने आपको बताया यही था कि टाइप्स ऑफ जिनान ऑक्सीफ्लोराइड्स कितने हैं, वो 2 आ गए। और जिनान टाइप्स ऑफ जिनान ऑक्साइड्स हैं वो हमारे पास आगे वो भी 2 हैं। ये 1 2 लिखा हुआ है, 2 ऑक्साइड्स ऑफ जिनान है और 2 ही हमने ऑक्सीफ्लोराइड, एक ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एक ऑक्सी डाइफ्लोराइड। अच्छा जी, ऑक्साइड्स ऑफ जिनान में पहला ट्राई ऑक्साइड है, जिनान ट्राई ऑक्साइड। उस वो हेक्साफ्लोराइड से हमारे पास हाइड्रोलिसिस से बन जाता है, उसके अलावा एक्सेस वाटर में। और फिर सेकंड ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये एक्सप्लोड एट वेरी लो टेम्परेचर, वीकली एसिडिक है और एक्व सोल्यूशन जो है इसका नॉन कंडक्टर होता है। इसके अलावा टेट्रा ऑक्साइड जो है दूसरा इसका ऑक्साइड जो वो ट्राई ऑक्साइड है, ये टेट्रा ऑक्साइड। टेट्रा ऑक्साइड अगर हमने बनाना हो तो फिर ये बेरियम या सोडियम का जिनान हेक्सा ऑक्साइड जो है उनके एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो टेट्रा ऑक्साइड हमारे पास आ जाता है, प्लस ये साल्ट्स और वाटर बन जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है राइट द फॉर्मेशन ऑफ डिस्कस द जिनान टेट्राऑक्साइड या डिस्कस जिनान जिनान ट्राईऑक्साइड। तो बहरहाल इंपॉर्टेंट ये है। एप्लीकेशंस ऑफ द नोबल गैसेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ना, शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इम्पोर्टेंट बनता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये सवाल आ सकता है अगर चैप्टर की पेयरिंग्स के बने तो। ठीक है, 8 10 आपके पास ये पॉइंट्स हैं तो 8 आप पॉइंट उसमें मेंशन कर देंगे तो वो फिर आपके बन जाएगा, या पॉइंट्स की शक्ल में ना लिखें गैसेस की पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लें तब भी ठीक है। तो हमारे पास 6 गैसेस हैं, हीलियम था, नियॉन था, आर्गन था, क्रिप्टॉन थे, जिनान था और रेडॉन था ना। 3 4 5 और 6 है। तो 3 पॉइंट हीलियम के हैं, 2 नियॉन के, 2 आर्गन के और एक एक इनका है। तो आप वो सारों को ये नहीं मेंशन कर देंगे तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट होगा तो वो फिर एक आध के यूजेस पूछ लेता है। ठीक है, एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। तो आपके नोट्स में भी ये क्वेश्चन बने हुए हैं। ये नोबल गैसेस के हवाले से हमारे पास एक MCQ है ये 47 है, an element that has a high ionization energy and tends to be chemically inactive would most likely to be। दरअसल जो इनएक्टिव है आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा तो नोबल गैस ही होगी ना। और उसके बाद है कि तो एंड पे है ना पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एंड पे है तो इसका वैलेंस शेल भी मुकम्मल है तो आयनाइजेशन एनर्जी इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई होगी। और दूसरे नंबर पे इसका जो आपके पास है जो सेकंड उसने कहा ना केमिकली इनएक्टिव है तो वैलेंस शेल मुकम्मल इस वजह से वो इनएक्टिव भी रहेंगे। ठीक है, 48 वाला है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप 8a ग्रुप इन द ग्राउंड स्टेट। कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस 8 ग्रुप वालों की ना। तो 8 ग्रुप वाले वही हैं जिनका वैलेंस शेल मुकम्मल है तो N और P दोनों मिला के N में S में आपको पता है कि 2 होते हैं मैक्सिमम, P में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो दोनों को मिला के 8 होने चाहिए। तो S में 2 और P में 6, तो D ऑप्शन आपकी इसमें बनती है जिसमें वैलेंस शेल में 8 यानी मुकम्मल उसको शो किया जा रहा है। ये MCQ वगैरह आपके काफ़ी बने हुए हैं जो मैंने नॉमिनेट किए उनमें से काफ़ी सारे यहाँ पे बने हुए हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर, ये एक्सरसाइज क्या है कि वाई ग्रुप 8A मेंबर्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस आर रेयर गैसेस।
8A वालों को नोबल गैसेस या रेयर गैसेस का नाम क्यों देते हैं? तो इनका बैलेंस शेल मुकम्मल होता है, कंप्लीट बैलेंस शेल है, तो इस वजह से इसको हम जो है ना वो नोबल गैसेस या रेयर गैसेस कहते हैं कि किसी के साथ ये रिएक्शन वगैरह शो नहीं कर सकते। उसके बाद है व्हाट इज़ द अकरेंस एंड सोर्स ऑफ हीलियम गैस, जो भी हमने बात की थी। फिर इस तरह आर्गन का शॉर्ट क्वेश्चन था, नियॉन का था, क्रिप्टॉन था, जिनॉन था, रेडॉन था, सारों के बनाए हुए हैं, लेकिन पास पेपर में आज तक कोई भी नहीं आया। सॉलिबिलिटी और नोबल गैसेस डाउन द ग्रुप जो इंक्रीज होती है, वो हमने ये रीज़न बता दी कि साइज इंक्रीज हो रहा है, पोरोसिबिलिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नोबल गैसेस के डाउन द ग्रुप जो हैं तो वो इंक्रीज होते हैं, वो भी इसी तरह से साइज बढ़ा, पोरोसिबिलिटी बढ़ी, लंडन फोर्सेस ज़्यादा होती जा रही हैं, जिसकी वजह से। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा हुआ है कि अच्छे रीज़न हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो पास पेपर में आने के चांसेस इनके हो सकते हैं। ठीक होगी। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट है फ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड ऑक्साइड्स। इसमें एमसीक्यू तो कोई नहीं है। एमसीक्यू ये देख रहे हैं, नंबर ऑफ ऑक्सी, नंबर ऑफ ऑक्साइड्स और नंबर ऑफ फ्लोराइड्स यही बनाए हुए हैं। एमसीक्यू पास पेपर में यही है, बाकी अलग अलग उसने डाई फ्लोराइड को, टेट्राफ्लोराइड को और हेक्साफ्लोराइड, इनको उसने डिस्कस किया हुआ। तो अलग अलग ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ना आए नहीं आज तक, ना इम्पोर्टेंट है। डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लोराइड्स डिस्कस कर दें, वो जो 3 रिएक्शन 400 डिग्री सी पे हो रहे थे, वो वाले आ जाता है पॉइंट आपका ना यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसी तरह केमिकल रिएक्शन उसने सारे दे दिए हैं, मरकरी था, अमोनिया था, वाटर था। फिर इसी तरह प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सीफ्लोराइड्स कैसे होते हैं, ये सिलिका के साथ आ गया। फिर इसी तरह ऑक्सी डाईफ्लोराइड और ट्राइफ्लोराइड दोनों, टेट्राफ्लोराइड और डाई दोनों की प्रेपरेशन की। ये एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर करना है, ये एक्सरसाइज का सवाल है, आ सकता है। और एक्सप्लेन ऑक्साइड्स ऑफ जीनॉन एक्सप्लेन किए हुए, पेपर में कभी सवाल नहीं आया, ना इसके चांस हैं। एप्लीकेशन नोबल गैसेज में, ये एप्लीकेशन में से एमसीक्यू बनाए हुए हैं जी, और इनके अलग अलग ये शॉर्ट से इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, क्योंकि पास पेपर्स के हवाले से ये सवाल जो है ना आते रहते हैं जो है ना। तो इस वजह से कोई ना कोई हीलियम जैसे नियॉन का दिया हुआ है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, हर एक की एप्लीकेशन दी हुई है। इसके वजह से मैंने पॉइंट्स बना के ना इसको दोबारा आपको सेंड करूँगा, ये वाले नोट्स हैं। तो ये उसके बाद हमारे पास है जी ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं। नेम द गैस विच इज़ यूज्ड फॉर अर्थक्वेक प्रिडिक्शन। ठीक हो। उसके बाद है नेम अ गैस विच इज़ यूज्ड फॉर बैक्टीरिसाइडल लैंप्स। तो अर्थक्वेक प्रिडिक्शन के लिए ये रेडॉन के यूजेस में आया था कि वो अर्थक्वेक प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होती है, और फॉर द रेडियोथेरापी ऑफ कैंसर। ठीक होगी। और इसके अलावा जो बैक्टीरियासाइडल लैम्प, उसमें जिनान के यूजेस में ये बात आई थी कि वो बैक्टीरियासाइडल लैंप्स उसमें ये यूज़ होती है। उसके बाद इसने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ एप्लीकेशन और नोबल गैसेस का ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया कि पास पेपर में इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी, अगर जब ये बनता था इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन तब आ जाया करता था, तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका हो सकता है। तो इसलिए आपने फिर ये कोशिश करनी है कि इसका जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन, ये उसने शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिए, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं किए। मतलब ये थे ना हीलियम, हीलियम के बारे में ये 80 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में वो जो पॉइंट्स है वो इधर आ जाएंगे। इस तरह 81 जो है उसमें आ जाएंगे। 2 है, 3 4 5, 5 तक है ना, तो 1 2 80 1 2 3 4 5 तक सारे गैसेस के पॉइंट्स दिए होंगे। तो यानी ये 6 आपकी गैसेस, 6 के पॉइंट्स बन जाते थे। लॉन्ग क्वेश्चन अगर हो तो वो 6 के 6 के आप पॉइंट्स लिख देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या एक आध गैस का पूछ लेते हैं। जैसे आपका ये जैसे हीलियम है, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन, नियॉन का सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन, आर्गन का सेपरेट। लेकिन ये क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडॉन, ये एक एक लाइन के हैं, तो इनको मिक्स कर लेता है, तो इन तीनों में से कोई से दो पूछ के शॉर्ट क्वेश्चन बना लेता है, तो इस तरह हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा इसमें मुकम्मल हो जाता है, आपका चैप्टर नंबर 5 भी। और इसमें एक्सरसाइज के पॉइंट भी हो गए। चलिए नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर जो 6 है वो स्टार्ट करेंगे हम।
वो है ट्रांजिशन मेटल्स के हवाले से ना। तो इस ट्रांजिशन मेटल्स वाले चैप्टर में ना हमने जो आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना उनके बारे में डिस्कस करना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो क्या क्या टाइप्स हैं उनकी, ठीक है, क्या क्या नेचर में से, जैसे जनरल एक इंट्रोडक्शन है कि इनको क्या उसकी प्रेडिक्ट टेबल, उनकी पोजीशन है, इनका नाम ये क्यों है, फिर इनकी टाइप्स होती हैं, टिपिकल नॉन टिपिकल कौन से हैं, फिर हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रॉपर्टीज़, फिर इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, बाइंडिंग एनर्जीज वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट, कोवलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई, पैरामैग्नेटिज्म है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कलर वगैरह। तो उसके बाद कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ये इनका कम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स, इनके नॉमेनक्लेचर वगैरह, इनको नाम कैसे देते हैं, या फिर आयरन के बारे में है कि आयरन वगैरह कैसे मैन्युफैक्चर होता है, स्टील के बारे में उसकी टाइप्स हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दो मेथड हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा क्रोयन कैसे होती है, उसकी क्या थ्योरी है, और कौन कौन से उसको बचा कैसे जा सकता है, किसकी मेथड्स लगा के हम बच सकते हैं। फिर इस तरह क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स जो हैं ये क्या हैं, ये दो पोटेशियम के यहाँ पे दिए ना, पोटेशियम क्रोमेट दिया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट दी, उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्शन वगैरह दिए कुछ ग्रेड। इसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट जो है, KMnO4 जो है, उसको दिया है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस की हुई है। तो ये ओवरऑल हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आपका बन जाता है। वो जो ज़्यादातर ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हवाले से उन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज, उन्हीं की कुछ कंपाउंड्स वगैरह को डिस्कस किया। स्टील को यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया ना कि स्टील में आयरन होता है, आयरन के साथ कुछ और एलिमेंट्स मिक्स किए जाते हैं जैसे जिंक वगैरह, ये तो और एलिमेंट्स की मिक्सिंग की वजह से फिर वो भी इसी क्लास में आ जाता है, लेकिन चूँकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस वजह से उसको भी यहाँ पे फिर छठे चैप्टर में रखा हुआ है। तो ये इंशाल्लाह फिर कल स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक तो कॉलेज भी आपके खुलने का कोई चांस नहीं नज़र आ रहा, और शायद मे भी सितंबर, सुना तो यही है कि सितंबर में जाके खुलेगा। तो अभी तो अगस्त का पूरा महीना पड़ा हुआ आपके पास, तो ऑनलाइन क्लास से तो ऑर्गेनिक मेरा प्रोग्राम था कि आपको फिर वहीं पे यानी कॉलेज खुल जाए तो फिर समझाई जाए ताकि वो ज़रा बेहतर ही हो जाए। यहाँ पे थोड़ा अजीब सा ही होता है, फिर समझा तो देते हैं, पता नहीं आपको अब समझ भी आती है यानी क्या सूरत है। तो इसलिए ना अब मेरा अब यही प्रोग्राम, अगर ये कॉलेज तो अब सितंबर में इससे पहले नहीं खुलने वाले, तो छठा चैप्टर करेंगे ना, तो छठे चैप्टर के बाद ना इंशाल्लाह मैं ऑर्गेनिक नहीं शुरू करूँगा जी, तो वो उसी को रख लेंगे कॉलेज तक की पहुँच जाए। तो छठा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हमारे पास है ना, तो उसके बाद हमारे पास सातवां चैप्टर है ना, सातवें से लेके 13 तक ऑर्गेनिक है, तो सातवें से 13 तक मैं नहीं शुरू कर रहा जी अभी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है चौदह मैक्रोमालिक्यूल्स वाला ना चैप्टर आ जाता है। 15वां है इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, 16वां है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के हवाले से ना। तो उसमें भी मैं अभी कोशिश यही करूँगा कि पहले ना ये 16वां चैप्टर एनवायरमेंटल वाला ये थ्योरेटिकल है, इसमें लिखने वाला काम का और बोलने वाला ज़्यादा है, तो हम छठे के बाद ना 16वां चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो 16वां का इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इन चैप्टर 16वां भी हो जाएगा, 15वां भी हो जाएगा। 15 और 16 ये दो चैप्टर हमारे तो हो जाएंगे, उम्मीद है कि ये अगस्त के एंड तक ना ये दोनों हम ख़त्म कर लें। तो ये दोनों चैप्टर हमारे अगर ख़त्म हो जाते हैं ना, तो बस फिर बाकी जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कॉलेज में ही शुरू करेंगे, तो कॉलेज में हमारे पास वो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो बहरहाल देखिए, अगर फॉर एग्जांपल फिर भी ना हुआ तो फिर 14वां चैप्टर रख लेंगे एंड पे ना। इसको पहले अभी मैं 15वां स्टार्ट करूँगा, केमिकल इंडस्ट्रीज़ वाला ना 15वां कर लेंगे, फिर 16वां कर लेंगे। उसके बाद फिर अगर ना कॉलेज खुले तो 14वें पे आ जाएंगे, अगर खुल गया तो फिर ठीक है। फिर कॉलेज में इंशाल्लाह फिर ऑर्गेनिक ही कॉलेज में जाके स्टार्ट करेंगे, तो पहले तो फिर नहीं कर सकते। चलिए ठीक है जी, इंशाल्लाह टेंडर साहब की 3-4 बंदे ही हमें, चलो ठीक है। दूसरा ना वो मैं कह रहा था, वो आप उसमें भी वो गूगल क्लासरूम है ना, उसमें आपका तो चलो ठीक है, तो
उस जो है ना गूगल क्लासरूम जो है ना उसमें आप ले इधर क्लासें ले तो रहे हैं तो ओके होगा, यहाँ वहाँ से चाहे आप रिकॉर्डिंग ना लें। लेकिन जो बच्चे नहीं ले रहे, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में वैसे मैसेज कर दिया, जो बच्चे यहाँ जूम पे नहीं क्लासें ले सकते ना, तो वो फिर वो गूगल क्लासरूम जो है ना वहाँ पे वीडियो सुन लिया करें। तो मुझे इस तरह पता चल जाएगा कि वहाँ पे ना आप गूगल क्लासरूम पे जाएंगे ना जब, तो वहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लगा दूंगा अटेंडेंस का, तो जो वहाँ पे जाए बच्चा अपनी क्लास लेक्चर सुने तो साथ ही वो अटेंडेंस का अप्लाई भी कर दे, तो मैं उसके हिसाब से भी अटेंडेंस आपकी लगाता रहूँगा। ठीक होगी, तो ये भी साथ साथ इंशाल्लाह करते रहे। चलें ठीक है।